नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आ गया हूं आज के कसोधन बिरादरी के पॉडकास्ट पे। और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपना बहुत सारा जीवन, बहुत सारा समय जो है कसोधन बिरादरी के उत्थान में लगाया हुआ है। हम मिल रहे हैं पूर्व कार्याध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है, मुंबई वैश्य कसोधन समाज मुंबई, जो 1978 में जिसकी स्थापना की गई थी। और उसी के हमारे जो पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट साहब जो है माननीय सम्मानीय ज्ञान जी हजारीलाल गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और उन्हीं से हम चर्चा करने वाले हैं कसोधन बिरादरी को लेकर, जो आजकल थोड़ी सी अफरा तफरी जो मची हुई है, थोड़ी सी जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कहीं निगेटिविटी आ गई है, इसी को आज पॉजिटिव करने का एक प्रयास इस पॉडकास्ट के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस समय के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इस समाज को आपने दिया है। इसके पहले भी आपने कई कार्य कर चुके हैं, आपने कैलेंडर भी छापा हुआ है, आपने कसोधन सूर्य संध्या, मुझे लगता है भारत का ये एकमात्र ऐसा एक प्रोग्राम था जिस आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया था, कसोधन सूर्य संध्या ये प्रोग्राम। तो क्या कहना चाहते हैं, पहले अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइएगा जरा ज्ञान भैया। बहुत सारे लोग हैं, आपको तो ऐसे मैक्सिमम लोग जानते हैं, पूरा बम्बई आपको जानता है, लेकिन बम्बई के बाहर भी जो हमारे दिल्ली में जो हमारे बिरादरी गण है, सुल्तानपुर में है, फैजाबाद में है, अयोध्या में है, गोरखपुर में है, वहाँ से भी आपके बारे में बातें होती रहती है। तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बेसिकली तो आपको मालूम है, हाँ, छावनी बाज़ार, अच्छा, कि बस्ती जिले में, बस्ती छावनी बाज़ार से आप बिलोंग करते हैं। हाँ, और मेरा एजुकेशन पूरा दिल्ली में हुआ है। अच्छा, मतलब 9th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो है वो दिल्ली में हुआ है। वाह। उसके बाद में हम हमारे एक मित्र थे, उनके एक फ्रेंड के साथ हम आए थे सूरत। हाँ। तो सूरत में वो थोड़ा जिप्सन वगैरह लगाते थे, तो उसी में उन्होंने हमको बुलाया था कि जब ये कब की बात है? सन मेरे ख्याल से 90 के आसपास। अच्छा, 90 के आसपास है, 1990 की बात है। 90 के आसपास। तो जो आपके मित्र थे वो एक रिलेटिव थे जो सूरत में वो एग्जीबिशन लगाया करते थे। उनके दोस्त थे BL गुप्ता। अच्छा, BL गुप्ता। अच्छा, तो उन्हीं के वो मतलब एग्जीबिशन में उनका थोड़ा जो काम रहता था, देखने के लिए मैं गया वहाँ। तो कुछ दिन वहाँ था। बाद में हमारे दादाजी यहाँ रहते थे सांताक्रूज में। अच्छा, मुझे लगता है घड़ी का पहले जो घड़ी के नहीं वो हमारे दादाजी का किराने का दुकान था। अच्छा, दादाजी श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी। तो फिर सूरत से जब मतलब पूरा एग्जीबिशन निपट गया, हाँ, तो हम सोचे कि चलो अभी दादाजी से मिल लेंगे, फिर हम वापस दिल्ली जाएंगे। वाह। तो यहाँ हम आए, दादाजी से मिले। तो आप सूरत से सांताक्रूज आए? हाँ, मुंबई सांताक्रूज आ गए। हाँ, मुंबई में। फिर यहाँ पर हमारे एक भाई साहब रहते थे, उनका भी दिल्ली में बिजनेस था। तो उनका कुछ यहाँ पर काम रहता था, तो बोले यार कि थोड़ा दिन यही हमारा काम करो। तो बोला ठीक है, यहाँ आया हूँ तो देखता हूँ कुछ दिन। तो क्या हुआ, मैंने 1 महीना वो काम किया उनका। तो काम करके हमको लगा कि ठीक है यार सही है, क्योंकि उस ज़माने में ठीक ठाक मतलब इनकम था उससे। अच्छा। फिर वो उनका वही काम मैंने कंटिन्यू किया। मैन्युफैक्चरिंग कुछ आप करते थे ना? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, वो कुछ यहाँ से मटेरियल खरीदने का, दिल्ली भेजने का रहता था। अच्छा। क्योंकि उस टाइम क्या था ना, ये जैसे आज कुछ सब, आज हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, हर चीज़ आपको टक डाली। जैसे मैं भी आपके ही यहाँ पर आ रहा था 1203 में, जब आ रहा था तो 1204 में एक कोई पर्सन है जो अमेज़ॉन का बैग लेकर आ रहा था। तो शायद उनको वहाँ पे ऑर्डर मिला और वो 6 मिनट में देखिए सामान में लेके आ रहा हूँ। तो अब तो उस समय की जब बात कर रहे हैं, 1990 की जब बात हो रही है, तो उस समय तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय। बहुत हार्ड वर्क करके उस समय जो आपने मेहनत किया, फिजिकली सामान खरीदना पड़ता था और फिजिकली सामान खरीद के आप वो दिल्ली में बेचा करते थे। बहुत बढ़िया। तो मित्रों, इस तरह का इनका जो जीवन था ज्ञान भैया का, जो आए थे सूरत से बम्बई में सिर्फ घूमने के हिसाब से, अपने दादाजी को मिलने के हिसाब से आए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जब वो पहली बार जब वो बम्बई आएंगे तो और बम्बई के ही हो जाएंगे। तो फिर मुझे लगा जब ठीक ठाक इनकम है तो मुझे इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा। तो कुछ उस समय आप कहाँ रहते थे? उस समय हम सांताक्रूज में रहते थे। अच्छा, सांताक्रूज, वाकोला। हाँ, बराबर। गोलीबार के पहले जो है हमारी बिरादरी और बहुत काफ़ी लोग रहते थे। बराबर। तो यही काम करते करते हमारे परिचय हुआ विजय प्रकाश जी से। अच्छा। क्योंकि उनके पिताजी, मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय सम्मानीय विजय प्रकाश जी जो है, ये कसोधन बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान, वैश्य कसोधन समाज मुंबई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी भी है उनका। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से, यानी तन मन और धन तीनों से ये पूरी तरह से जुड़े हुए हैं।
एक्चुअली मैं उनका परिचय में पहले नहीं हुआ, पहले हमारी एक मौसी रहती थी एल्पिस्टन में। एल्पिस्टन में? हाँ, तो मौसी जो रहती थी तो उनका एक बेटा राजकुमार। अच्छा। तो उनकी शादी फिक्स हुई थी विजय प्रकाश जी की बहन से, जिसका नाम था सुषमा गुप्ता। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है राकेश जी की मम्मी। नहीं, अच्छा, ठीक है। ये विजय प्रकाश जी हैं ना, हाँ, उनकी सिस्टर है सुषमा गुप्ता, बराबर है। और हमारे जो एक मौसी रहती थी सावित्री मौसी, तो उनके यहाँ आना जाना होता था, तो वहीं से हमारा विजय प्रकाश जी का परिचय हुआ। अच्छा। क्योंकि विजय प्रकाश की बहन की शादी उनके बेटे से हुआ था का शादी। हाँ, तो वहीं से परिचय हुआ। बाद में विजय प्रकाश जी का हमारा थोड़ा अच्छा ट्यूनिंग हो गया, तो उन्हीं के साथ जो है ना मैंने समाज के बहुत लोगों से मिला, मतलब जितने लोग रहते थे वहाँ से, यानी विजय प्रकाश जी से मिलना। हाँ। और आपका समाज के अंदर इंट्रोडक्शन होना। हाँ। तो वहाँ से आपकी जो बोलते हैं ना पार्ट 2, यानी आपके लाइफ का दूसरा अध्याय जो है, इसके पहले आपने जो बातें बताई वो सब आपकी निजी जीवन के बारे में थी। अब इनका जो जीवन है यहाँ से जो शुरू हो रहा है, अब इनका जीवन सामाजिक रूप से जब माननीय सम्मानीय विजय प्रकाश जी को जब ये मिले, ज्ञान भैया जब विजय प्रकाश जी को मिलते हैं, और वहाँ से इनकी दूसरा अध्याय, वहाँ से ये सोशल हो गए। ऐसे तो बोला जाता है कि हर इंसान सोशल एनिमल होता है, और आजकल सोशल मीडिया एनिमल बन गया है। लेकिन उस समय आप सोशली लोगों से, पर्सनली लोगों से आपका परिचय होने लगा, लोगों को मिलने लगे। अब ये सवाल ये है कि आप कसोदन बिरादरी के जो है वैश्य कसोदन समाज में कब शामिल हुए? वो शामिल हुए हम, क्या था, एक इलेक्शन हुआ था। अच्छा। जब भी विजय प्रकाश के पिताजी थे ना। हाँ। तो एक इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने बोला कि यंग लोग भी आइए कमेटी में। अच्छा। तो उस टाइम विजय प्रकाश जी और हम दोनों एक साथ ही वैश्य समाज मुंबई में शामिल हुए। अच्छा, वाह। तो मैं शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी था, और वो भी शायद ऐसे कुछ थे, नहीं वो मंत्री थे, वो मंत्री बन गए। बराबर। तो उनके पिताजी के गुजरने के बाद जो है ना, फिर वो मंत्री बन गए, और मैं उनके साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी था। बराबर। तो ये काफ़ी दिन तक चला। कैसा अनुभव था वो जो कसोदन समाज की आपने जो, क्योंकि वो एक स्वर्ण काल माना जाता है। जब आप बने थे उस समय, मुझे लगता है कि विजय प्रकाश जी थे, आप थे, और भी कई सदस्य लोगों ने मिलके कसोदन समाज को जो ऑक्सीजन देने का काम जो किया है, वो सचमुच विजय प्रकाश जी ने काफ़ी अच्छा किया। हाँ। लेकिन फिर क्या हो गया, कुछ दिन हमारे बातों को लेकर थोड़ा टकराव हुआ है। टकराव। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, विचारों का मतभेद होगा, कोई बात नहीं साहब, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद कोई नहीं था, लेकिन मतभेद हो रहा है, कोई बात नहीं, ये होता है, ये कोई बात नहीं। परिवार में होता है, राष्ट्र में होता है, राज्य में होता है, सांसद में होता है, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है। मतभेद हो रही है, कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ कि उनका क्या था कि वो सब काम खुद ही करते थे। अच्छा। तो मेरा कहना था कि आप अगर खुद ही काम अभी कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके बाद दूसरा कोई तैयार नहीं हो रहा है ना। हाँ। हम नई पीढ़ी को दे नहीं रहे, आप पूरा अकेले पकड़ बैठे हो, कुछ किसी को बताते हो नहीं। हाँ। तो फिर वो मतभेद हुआ। तो और ये आवाज़ किसने उठाई थी? हमने उठाया। अच्छा। हमने उठाया, भाई ऐसा नहीं, आप कोई भी काम करते हो मिल बांट के होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे, समाज का कोई काम होता है वो समाज ने मिलकर करना चाहिए। अगर एक आदमी करेगा तो फिर वो तो हुकूमतशाही हो जाएगी। हुकूमतशाही हो, और दूसरा तैयार नहीं हो रहा है ना, तो फिर आगे मतलब समाज बढ़ेगा कैसे? लोगों, अब जैसे समझ लो, अगर सही है, एग्री, अगर उनके साथ में एक दूसरे को रखेंगे, तो वो भी तो तैयार हो रहा है ना, धीरे-धीरे वो तैयार हो रहा है। वो चाहते नहीं थे। अच्छा। उसी में तो हमारा टकराव हुआ उनसे, तो फिर काफ़ी टकराव हुआ, मतलब कुछ दिन तक हम लोगों का बातचीत भी नहीं रहा है, सब बहुत हुआ। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बहुत दिन तक समाज का कुछ काम किया नहीं। तो मैं, चंद्रशेखर भाई है ना, एक विनीत जी थे उस टाइम। हाँ, विनीत जी थे हमारे, 3-4 लोग ने मिल करके क्या किया, बेंगलुरु में अभी। हाँ, 3-4 लोग थे, सब लोग, और बहुत लोग साथ में आ गए उस टाइम। अच्छा। क्योंकि क्या समाज का सब एक्टिविटी 1-2 साल तक बंद थी ना। मित्रों, जो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप जो देखते हैं ना, जो कसोदन बिरादरी का, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहला व्हाट्सएप ग्रुप जो भारत के अंदर कसोदन बिरादरी का जो बना है, वो सामने बैठे हुए आपके मैंने बनाया था। पहला व्हाट्सएप ग्रुप जो बना था 2014 के आसपास, 2013 में। अभी भी आप देखेंगे ना कसोदन, आप ज्ञान भैया के व्हाट्सएप पे अगर आप जाएंगे तो उस पर डेट वगैरह रहेगा, अगर शायद वो डिलीट नहीं हुआ रहेगा तो उस पर डेट रहेगा। पहला व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है बम्बई समाज की तरफ से बना था, और ज्ञान भैया ने बनाया था। हाँ भैया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग सब इकट्ठा हो गए, हम लोगों ने क्या किया, वापस समाज को एक्टिव किया। हाँ। सबको बुला करके मीटिंग वगैरह लिया। फिर 2000 इलेक्शन करवाया है 2011 में जो इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में मतलब कल्याण के बहुत सारे लोग थे, मुंबई के बहुत सारे लोग थे, सब लोग मिल करके फिर वो एक स्वर्ण काल फिर से आया। हाँ, कमेटी बनी और इलेक्शन हुआ। इतना दिन से जो वो उस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हमको मिला था। आपको मिला था, वाह। क्योंकि जो आपने काम किया था वो काम का पोच पावती बोलते हैं उसको, कि एक रिसिप्ट था ये जो ज्ञान भैया ने जो समाज के अंदर जो लोगों के लिए एक
अनकंडीशनल जो इन्होंने लोगों की सहायता की थी और मदद की थी, उसका एक पावती बोलते हैं उसको हम लोग, रिसिप्ट बोलते हैं, वो रिसिप्ट था कि आपको वोटिंग सबसे ज़्यादा मिली। हाँ मिली। और मुझे लगता है फिर से बहुत विग्रसली काम हुआ था उस समय, जो 2011, 12, 13, फिर उसके बाद 13 के बाद फिर कुछ डावाडोल चालू हो गया। और हाँ मतलब काफ़ी 3-4 साल और उसी के बीच में आपने कसोदन सूर्य संध्या प्रोग्राम किया था। हाँ, वो प्रोग्राम कैसे हुआ था कि एक्चुअली में अपना हर प्रोग्राम 26 जनवरी 15 अगस्त होता था, 2 प्रोग्राम है ना। तो क्या था, एक कमेटी वाले क्या प्रोग्राम करना नहीं चाह रहे थे। अच्छा। और मैं बोला कि भाई जो रेगुलर 2 प्रोग्राम होता है तो होना ही चाहिए, बराबर। तो ये हुआ कि ये लोगों ने नहीं करना है। नहीं करना है, हम करेंगे। अच्छा। तो हम लोग कुछ लोगों ने मिल करके प्रोग्राम किया। हाँ, मतलब मैं अकेले तो नहीं किया, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था। और फिर ये हुआ, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन का बीच में गैप हो गया, फिर उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ। फिर उसमें आप आते हैं। और मैं भी था उसके अंदर, और फिर हम लोग ज्वाइंट हुए, लेकिन आपको भी अचानक में रिजाइन देना पड़ा। फिर 3-4 लोगों ने रिजाइन देने का कारण ये था कि देखो हम मंत्री तो बन गए, लेकिन अभी जब आप हमको काम नहीं करने दोगे, आप बोलोगे कि भाई आप जैसा हम बोलते हैं वैसा करो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई आदमी फिर से यहाँ पे मतभेद शुरू हो गया। तो सबका अपना अपना विचार होता है, आदमी कोई भी आप काम करेगा तो अपने हिसाब से करेगा। बराबर। तो फिर आपने कुछ हॉल भी बुक किया था? नहीं, बुक नहीं किया था, करने जा रहे थे तो बोले नहीं यहाँ पे नहीं करना, पुराने तरीके से ही करना। हाँ, हम एक एसी हॉल देख रहे थे, ऑडिटोरियम देख रहे थे, और वो बोल रहे थे कि स्कूल में प्रोग्राम रखो, यहाँ पे होता है। तो मतलब भैया नहीं, मैं नहीं यहाँ कर पाऊंगा, आपको करना तो आप कीजिए। और मैंने रिजाइन कर दिया। कई दिनों तक वो बातचीत चलते रहा, मैं भी उसका विटनेस रहा हूँ। मैं ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से करो। चलिए, जो हो गया है अब तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब ये जो आगे की योजना क्या है, ज्ञान भैया, जो हमारे दर्शक जो अभी देखिए बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है। नज़र इसलिए है, वो उम्मीद की नज़र है आपसे कि ज्ञान भैया अभी क्या करना चाहिए। अभी चलो, जो हो गया है वो हो गया है। अब ये चाय का ग्लास है, चाय का ग्लास छत पे गिर गया है, दाग लग गया है, ग्लास फूट गया है, तो अब क्या करना चाहिए? अभी देखिए, कई बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई समाज का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, अभी किसके यहाँ बच्चे लोग हैं, शादी ब्याह को कहाँ मिलेंगे, कैसे एक्टिविटी होगी। शादी में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, अपना प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वहाँ से भाग लेते हैं, इतना टाइम मिलता नहीं है बातचीत करने का। सामाजिक प्रोग्राम होता था, लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी, उसमें किसी का आपस में तालमेल भी बैठता था शादी ब्याह का। अब वो नहीं हो रहा है। तो कुछ उन्होंने जब ये हमको बोला तो हमारे दिमाग में विचार आया, और मैंने दिनेश जी से बातचीत की, तो हुआ कि हम लोग 9 अगस्त को एक प्रोग्राम रखेंगे। मित्रों याद रखिएगा, तारीख सेव कर लीजिएगा, अभी 9 अगस्त है ना, आगे पीछे भी हो सकता है, 2026 है ना। 9 अगस्त 2026 को एक प्रोग्राम की सूचना यहाँ पर दी जा रही है। हमारे सूर्य संध्या के जो फाउंडर संस्थापक है, सूर्य संध्या इस कार्यक्रम के जो संस्थापक है माननीय सम्मानीय ज्ञान जी द्वारा, और मैं भी साथ में हूँ, और भी हमारी कमेटी इसमें, हमारे श्याम भाई भी इसमें, चंद्रशेखर भैया भी इसमें, और भी लोग जुड़ेंगे। हमारा खुद का एक ट्रस्ट है, जीएच फाउंडेशन। हाँ, तो ये प्रोग्राम वही जीएच फाउंडेशन ही अरेंज कर रहा है। जो 9 अगस्त 2026 को बताया जा रहा है कि अगर आपके बच्चों में या किसी में भी, आपके पास भी अगर कोई टैलेंट है, आप बिरहा गा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, आप किसी भी भाषा में गीत संगीत और आप किसी चीज में या कोई टैलेंट है आपके पास, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कीजिएगा, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकायदा आपको ऑडिशन और आपको स्टेज मिलेगा। और फिर से बताया जा रहा है, कसोदन सूर्य संध्या प्रोग्राम ये कसोदन बिरादरी के लिए बनाया गया एक मतलब समर्पित कसोदन बिरादरी को ही है। लेकिन चूंकि क्या है, अभी देखो कमेटी अब नहीं मिलेंगे तो फिर बाहर से बुलाना क्या है, कमेटी के थ्रू करने आएंगे, दुनिया भर की मंगनारी है, इनसे पूछो उनसे पूछो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्वागत सबका है, स्वागत सबका है। जो भी आना चाहे इस प्रोग्राम के अंदर सभी लोग आ सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, तन मन और धन से। तन से ये है कि आप कुछ संगीत कर सकते हैं, कुछ जादू अगर दिखा सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमको किसी से डोनेशन भी नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, किसी से कोई डोनेशन चाहिए, हम जो है कुछ प्रायोजक ढूंढ करके प्रोग्राम करेंगे। वाह, प्रोग्राम सबके लिए। लगभग ये कार्यक्रम कहाँ होने की संभावना है? ये घाटकोपर में SNDT कॉलेज है, उसके ऊपर एक ऑडिटोरियम है, वहीं पर होगा। मित्रों फिर से बता रहा हूँ, घाटकोपर में एकदम स्टेशन के बाहर ही है, SNDT कॉलेज है वहाँ पर। उसके 4थे माले पर एक बड़ा ऑडिटोरियम है, जो ऑलरेडी मैं भी वहाँ पर जा चुका हूँ। बहुत ही शांत और बहुत ही पॉजिटिव भरा है। और नीचे ग्राउंड पे भी अगर आपको कुछ मीटिंग करना है, अगर कोई परिवार, आपको परिवार के साथ किसी परिवार को देखा देखी करना है, कुछ करना है, तो आप कार्यक्रम का भी आनंद ले सकते हैं। बीच में आप नीचे आके अपनी कुछ बातें करनी तो वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। यानी इतना आगे का सोच के, देखिए कितनी आगे की सोच कर इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। तो पॉडकास्ट का मेन मकसद ये है कि आपको ये बताना कि कसोदन सूर्य संध्या प्रोग्राम जो है, ये दूसरा इस प्रोग्राम में हम 2 चीज़ करना चाहते हैं। हाँ, एक तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसका परिचय हम सभी लोगों से करवाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या है, कुछ जैसे वर वधू परिचय। हाँ,
वो तो परिचय है। हाँ उसके साथ साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। हाँ तो कुछ बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो उनको सिंगिंग में टैलेंट हैं, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। कुछ गाने में एक्सपर्ट हैं, कुछ डांस करने में एक्सपर्ट हैं, वो लोग भी हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। और इस प्रोग्राम का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया किया जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड किया जाएगा, है ना। वाह। ये प्रोग्राम पूरा यूट्यूब पर लाइव भी होगा। अच्छा, हाँ, ये प्रोग्राम पूरा आपको फिर से एक और बता रहे हैं मित्रों, यूट्यूब पर कसोदन बिरादरी ने पहली बार वैश्य कसोदन समाज मुंबई ने पहली बार यूट्यूब पर 2011 का मुझे लगता है, ये कसोदन सुर संध्या का हमने लाइव भी किया। हाँ, कसोदन सुर संध्या। और उसके पहले मुझे याद आ रहा है कि हमने जो प्रोग्राम किया था, ये NM जोशी मार्ग पे जो प्रोग्राम हुआ था, उसको भी लाइव किया गया था। वो आपके पास वो डोंगल था उस समय इतना वाईफाई नहीं था। अभी तो आपके पास वाईफाई है मित्रों, लेकिन उस समय वाईफाई नहीं था। मुझे याद है कि ज्ञान भैया ने आपने वो डोंगल दिया था, या उसका जो पेमेंट की दिया था, और उस प्रोग्राम को भी लाइव किया गया था। इसका लिंक भी आपको यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। देखिए, अवेलेबल हो कसोदन बिरादरी का ये प्रोग्राम को लाइव किया गया था 2011 में। उस समय यूट्यूब के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था, ये लाइव क्या होता वो नहीं पता था, लेकिन उस समय भी किया गया था। तो मित्रों, ये पॉडकास्ट करने का यही मकसद है। हम ज्ञान भैया के बारे में जो भी आप जानते हैं उसको और खुलकर जानिएगा। मकसद बहुत साफ है। जो कसोदन चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा है, बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। घर से निकलिएगा, एक फ़ोन कीजिएगा, इस नंबर पे फ़ोन करके आपको और जानकारी मिल जाएगी। भैया बोलिए, क्या बोल रहे थे भैया? ये बोलना चाहता हूँ, जैसे हम ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी बच्चों में कुछ टैलेंट है ना। हाँ। तो क्या होता है कि कोई गिटार बजा सकता है, बता सकता है। क्या होता है, देखिए, जो बच्चे इंटेलिजेंट है ना, उनसे ही दूसरे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। हाँ, है ना। यस। तो हमेशा यही चाहते हैं कि जिसमें कुछ खास विशेषता है ना, वो इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करे। क्या बात है। जिससे, और हम उसको क्या बोलने का भी मौका देंगे, जिससे उसके एक्सपीरियंस। अच्छा, ये प्रोग्राम 3 घंटे 4 घंटे कितने? हाँ, 3-4 घंटे का प्रोग्राम होगा। 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम होगा। मुझे लगता है लगभग 2 बजे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आइए, शामिल होइए। खाने वाने का कुछ सिस्टम नहीं रहेगा। हाँ, खाने का सिर्फ नाश्ते का रहेगा। अच्छा, नाश्ता का मिलेगा। ये जो है पूरा टिकट आपको पास मिल जाएंगे। टिकट के पैसे नहीं देना है, बस आपको आना है, सुनना है और आपको अटेंडेंस देना है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज के बारे में अच्छा सोचिए मित्रों। आपकी अच्छी सोच समाज को बदल देगी। कोई एंट्री वगैरह कोई चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन पास लेना जरूरी है। एंट्री यानी नाम देना जरूरी है कि आपको बताना होगा कि मेरे घर से 5 लोग आ रहे हैं, मेरे घर से इतने लोग आ रहे हैं। क्या है, फिर उस हिसाब से इंतजाम वगैरह करना होगा। तो वो जरूरी है। क्या ला रहे हैं, उसका हम एक फॉर्म देंगे जिसको भर के भेजना पड़ेगा लोगों को। बहुत बढ़िया। गूगल फॉर्म हो देना। एक गूगल फॉर्म बनाएंगे हम लोग, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या है, उससे थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा, है ना। ये तो बहुत अच्छा आपने बात बताया कि आपने जो काम किया उस सारे अनुभव जो है आप इस प्रोग्राम के अंदर, आप कसोदन सूर संध्या प्रोग्राम में आप डाल रहे हैं। तो और लोगों से ये भी अपील है कि जैसे प्रोग्राम अच्छे से बने, अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। अगर इस कमेंट के अंदर, इस नीचे जो कमेंट्स दिए गए हैं, इसके अंदर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपको जो है, जो पॉजिटिविटी आपको लग रही है, निगेटिव भी लग रही है तो भी आप दीजिएगा। कोई भी दीजिए, कुछ भी आप दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी कविता है। ये एक पंजाब के कवि ने बोला हुआ है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जो बोलते नहीं, जो कुछ करते नहीं, वो मर जाते हैं। बहुत सिंपल कविता है। कुछ करते हैं वही अमर रहते हैं। 3 लाइन की। जो बोलते नहीं, जो कुछ करते नहीं, वो मर जाते हैं। वो मर जाते हैं जो बोलते नहीं, जो कुछ करते नहीं। बस कविता खत्म हो गई मित्रों। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस प्रोग्राम को आप सबका आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस पॉडकास्ट का मेन मकसद था आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना। आज और हम लोग का पहले से कोई तैयारी था पॉडकास्ट बनाने का, तो ऐसे अचानक हो गया तो बन गया। ये तो पॉडकास्ट ऐसे ही आज मिल गए, भैया मिल गए। तो मेरा जल्दी मिलते नहीं है, हमेशा दिल्ली में, बस्ती में, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। आज मिल गए तो हमने इनको पकड़ लिया और आपके सामने लेकर आ गए। मित्रों, 4 महीना आज भी हमारे पास है। 4 महीने का समय हमारे पास है। ये 4 महीने में जो भी आपको लगता है आप दीजिएगा। बिरादरी अपनी बिरादरी है, सबकी बिरादरी है। कसोदन बिरादरी में हमारा जन्म हुआ है, तो अब हमारा मेन मकसद है, हमारा मेन कर्तव्य है कि इस कसोदन बिरादरी को हम आगे कैसे लेकर जाएं। तो आपके समय के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय आपने दिया, और आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ तक आपने इस कड़ी को आपने देखा, उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।